क्या आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको तब भी प्रोटेक्ट करता है जब आपने कोई क्राइम किया हो? बिल्कुल सही सुना आपने। वेलकम टू योर लॉ बडी, जहां लॉ को समझना होता है इजी और इंटरेस्टिंग। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 20 की, एक ऐसा फंडामेंटल राइट जो आपको बचाता है डबल पनिशमेंट, सेल्फ इंक्रिमिनेशन और एक्स पोस्टो लॉज से। चाहे आप लॉ स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट हो या बस अपने राइट समझना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 20 कहता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 कहता है कि किसी व्यक्ति को उस एक्ट के लिए पनिश नहीं किया जा सकता जो उस वक्त ऑफेंस नहीं था जब उसने वो किया था। आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 का अगर हम फर्स्ट पार्ट पढ़े तो वो कहता है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस। ये कहता है कि हम किसी पर्सन को कन्विक्ट नहीं कर सकते एक ऑफेंस के लिए, एक्सेप्ट कि जब वो लॉज लगाए गए थे, जब उसने वो एक्ट करा है उस टाइम पे वो ऑफेंस था ही नहीं। ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट कहता है कि नॉर बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन। अब एक इंसान ने मान लो 2004 में मर्डर करा। उस टाइम पे मर्डर की पनिशमेंट थी 2 साल की, लेकिन उसका केस डिसाइड होते होते 2022 आ गया। तो 2022 में मर्डर की पनिशमेंट हो गई 7 साल की। अब हम उसे पनिशमेंट जो है 7 साल की थोड़ी देंगे अगर उसका 2022 में केस डिसाइड हुआ है तो। उसने मर्डर तो 2004 में करा था ना। तो इसीलिए हम उसे 2004 के तरफ ही पनिश करेंगे, मतलब कि हम उसे सिर्फ 2 साल के पनिशमेंट दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्सन ने, यानी कि ए ने क्राइम कमिट करा 2004 में। ठीक है। और उसका केस डिसाइड होते होते 2012 आ गया। तो हम पनिशमेंट, मान लो इसकी 2004 में पनिशमेंट थी 2 साल की, लेकिन 2012 में उसकी पनिशमेंट बढ़ के हो गई 7 साल की। अब उसका केस अगर 2012 में डिसाइड हो रहा है तो हम उसे 7 साल की सज़ा नहीं दे सकते। उसने कमिट तो 2004 में करा है ना, तो हम उसको पनिशमेंट भी 2 साल की ही देंगे। ठीक है। अब हम इसका एक केस लॉ ले लेते हैं। इसका एक केस लॉ है मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें क्या हुआ था, इसमें कोर्ट ने बोला था कि द ओनली प्रोटेक्शन इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। ठीक है। अगर कोई प्रोसीजरल चेंजेस आए हैं तो न्यू प्रोसीजर फॉलो होगा, न्यू प्रोसीजर विल टेक प्लेस, लेकिन punishment or conviction will be applied that were there at the time of any wrongful act taking place। यानी कि मान लो कि ए ने जब मर्डर करा था तब उस टाइम पे ये था कि उसको 2 साल की सज़ा होगी मर्डर करने पे। ठीक है। साथ ही साथ इसमें प्रोसीजर क्या फॉलो होगा कि पहले केस फाइल होगा, उसके बाद वो ट्रायल पे जाएगा, उससे पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, एविडेंसेस होंगे, फिर ट्रायल होगा, फिर सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स सुने जाएंगे, फिर कन्विक्शन या एक्विटल की बारी आएगी। लेकिन 2012 में क्या हुआ ना, 2012 में इन्होंने बोल दिया कि भाई इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके साथ एविडेंसेस भी होंगे, फिर चार्जशीट फ्रेम होगी, फिर बेल हियरिंग, ये सब अगर उन्होंने कुछ ऐसा कुछ नया ला दिया ना किसी भी स्टेज पे, तो हम वो नया प्रोसीजर ही फॉलो करेंगे जो 2012 में लाया गया है। लेकिन पनिशमेंट और कन्विक्शन सेम अप्लाई होगा जो कि 2004 में अप्लाई होता था अगर कोई मर्डर करता 2004 में तो। ठीक है। देन हमारे पास आर्टिकल 20 का क्लॉज 2। ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। यानी कि हम इसे एक तरीके से कह सकते हैं डबल जियोपार्डी। ये कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार प्रोसिक्यूट या पनिश नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर आप एक बार किसी ऑफेंस के लिए कोर्ट से पनिशमेंट ले चुके हो या एक्विट हो गए हो, तो उसी ऑफेंस के लिए आपको दोबारा कोर्ट नहीं ले जाया जा सकता।
फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको चोरी के केस में कोर्ट ने छोड़ दिया या सजा दे दी तो दोबारा उसी चोरी के लिए आप पर केस नहीं बन सकता। ठीक है। मान लो कि ए ने बी के घर में चोरी करी थी। अब बी ने क्या करा, बी ने उसके ऊपर केस कर दिया, लेकिन कोर्ट ने उसे पनिशमेंट दी थी मान लो 6 महीने की। लेकिन बी से संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने क्या करा, उसने एक बार दिल्ली हाई कोर्ट में इसके खिलाफ केस कर दिया, फिर इसने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस कर दिया, फिर उसने कहीं और कर दिया, फिर कहीं और कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये एक बार वो सजा ले चुका है ना 6 महीने की, तो दोबारा तुम उसे प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। इट विल अमाउंट टू डबल जियोपार्डी और ये एक तरीके से प्रोटेक्शन है। ठीक है। देन हमारे पास आता है क्लॉज 3। वो कहता है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिम। तो क्लॉज 3 कहते हैं कि किसी एक्यूज्ड व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी क्रिमिनल केस में एक्यूज्ड हो तो आपको खुद के खिलाफ बोलने के लिए या कुछ लिखने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। ये आपका राइट है कि आप चुप भी रह सकते हो। ये सिर्फ एक्यूज्ड पर्सन पे अप्लाई होता है, विटनेस पर नहीं होता है। अब इसमें भी हमारे पास एक केस है जो कि है MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा था कि ये एक राइट है टू अ पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। इट इज़ अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कंपल्जन टू बी अ विटनेस। आपके ऊपर कोई कंपल्जन नहीं है कि आप विटनेस रहोगे, आपको विटनेस बनना पड़ेगा। इट इज़ द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच कंपल्जन रिलेटिंग टू हिज गिविंग एविडेंस अगेंस्ट द हिमसेल्फ। ठीक है। देन हमारे पास एक और केस है, उसका नाम है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें क्या हुआ था, इसमें रूल हुआ था कि नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफी एंड ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट जो कि एक्यूज पे किए जाते थे विदाउट अगर एक्यूज के कंसेंट के करे जा रहे हैं, सो दे वर हेल्ड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। ठीक है। तो दोस्तों ये था आर्टिकल 20 का इजी ब्रेकडाउन, एक पावरफुल फंडामेंटल राइट जो हर सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है, स्पेशली जब बात आए क्रिमिनल लॉ की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें योर लॉ बडी को, जहाँ लॉ समझना होता है ईजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लीगल कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे लीगली एम्पावर्ड। थैंक यू।